Hello everyone, welcome back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the questions on short column. This is lecture 5 part 3. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. So till now we have seen the design of short columns जो कि pure compression failure में fail होते हैं for rectangular and square columns and for the circular column. और आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की that I have selected from IES GATE एंड SSC JE एग्जामिनेशन. मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है डिस्कस करने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. वो क्वेश्चंस नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है और बिल्कुल एक लाइन जो मैं अपने चैनल पर दिखा चुका हूँ उसके ऊपर ही है, तो वो नहीं कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटी चीज़ कंसेप्चुअली आई है जो उसके बियॉन्ड है, जो अपन ने पढ़ा या थोड़ा सा आपको लगता है कि सोचने के बाद मिलेगी, तो उनको मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. तो एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मेरे को उठाने पड़े हैं टू मेक यू फेमिलराइज कि हाँ मैं बार बार जो बोल रहा था छोटा सा पोर्शन इतने बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उस पर भी क्वेश्चन आते हैं. तो चलो देखते हैं. द लिटरल टाइज इन कॉन्क्रीट कॉलम आर यूज्ड इन to avoid buckling of longitudinal steel by keeping them as one unit, provide adequate shear capacity, provide adequate confinement to concrete, reduce the axial deformation. देखो सबसे बेस्ट आंसर है 1. हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्टील के साथ जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट लगाई जा रही है यहाँ पे, दैट इज डन टू कीप द लॉन्गिट्यूडनल स्टील इंटैक्ट एज वन यूनिट. तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शेयर के लिए यहाँ पे जो शेयर कैपेसिटी लिखा है, एडिक्वेट शेयर कैपेसिटी, उसका कोई लेना देना नहीं है कॉलम्स में. ये बार बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ और आपको क्वेश्चन के थ्रू वापस रिमाइंड करा रहा हूँ. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार देखने को मिल जाता है, इसलिए. पेडेस्टल्स आर डिफाइंड एज कंप्रेशन मेंबर. सोचो अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स की बात की, बस मैंने एक लाइन की डेफिनेशन बताई थी कि पेडेस्टल क्या होते हैं, जिनकी इफेक्टिव लेंथ जो है उनकी जो क्रॉस सेक्शन डायमीटर उससे 3 गुना से कम होनी चाहिए. तो आंसर इज बी. अब एक पुराना क्वेश्चन है, बेसिकली IS 456 1978 के कोड के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अपना कोड आया 2000 में. तो 1978 के बाद जैसे अगर 1990s में जो क्वेश्चंस है ना यार, वो बेसिकली जो भी कोड है वो इसके ऊपर बेस्ड है. उसमें थोड़े थोड़ी चीज़ें अलग थी, जैसे कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इन RCC एज पर दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ. बताओ तुम इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम यानी कि एल इफेक्टिव अपन को क्या लगता है किस चीज़ से अलग होगा? वो क्या वो फ्रेम टाइप से? नहीं, तब भी बिल्कुल सेम था, ऑल्दो एक कोड डिफरेंट था. इसमें कुछ चीज़ें अलग थी, जैसे कि M15 यूज़ कर सकते हो मिनिमम, जबकि अपना IS 456 2000 बोलता है कि नहीं M20 तो मिनिमम लगाओ. ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए कोई चेंज नहीं था. तो जो 2000 में है वही 1978 में रहा है. तो ऑप्शन क्या है? फ्रेम टाइप दैट इज ब्रेस्ड और अनब्रेस्ड. अच्छा एक बात बताओ, कॉलम है बीच में लगा देंगे तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो हेम्पर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर. तो क्या वो इंडिपेंडेंट हुई इससे? नहीं. स्पैन ऑफ बीम, अरे भाई बीम लगा रहे हैं, बड़ी बीम लगाएंगे छोटी बीम लगाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड तो करेगा ही ना. कॉलम आसपास आ जाएंगे, किस तरीके से वो इफेक्ट डालता है उसका भी होता है इंपॉर्टेंट. ठीक है भाई, स्पैन ऑफ बीम से भी इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हम. क्यों? क्योंकि स्पैन ऑफ बीम के कारण ही आपकी ए वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि स्पैन बाय डेप्थ रेशियो. अब स्पैन बाय डेप्थ रेशियो है तो ए वैल्यूज़ हैं, और ए वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती है, जैसे कि कैंटिलीवर की अलग हैं, सिंपली सपोर्टेड की अलग हैं, और कॉन्टीन्यूअस की बिल्कुल अलग है. तो स्पैन अलग सॉरी अगर सेम स्पैन कर दो, से 10 मीटर का स्पैन है और ए वैल्यूज़ अलग अलग हो गई अलग अलग सिस्टम के लिए, तो हमको अलग स्पैन के अकॉर्डिंग अलग डेप्थ मिलेगी. हर एक बीम की अलग डेप्थ मिलेगी, तो यार हमारा जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है वो भी चेंज हो जाएगा. सही बात है, इस पर भी डिपेंड, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता. हाइट ऑफ कॉलम डेफिनेटली उस पर तो डिपेंड करता ही है, इंडिपेंडेंट नहीं. लोड, चाहे मैं किसी कॉलम पे 100 किलो न्यूटन लगाऊँ, 1000 किलो न्यूटन लगाऊँ या 10 किलो न्यूटन लगाऊँ, उसका इफेक्टिव लेंथ से कोई लेना देना नहीं. तो इसका आंसर क्या है? डी. एक और क्वेश्चन है,
RCC column carries an axial load of 450 kilonewton and bending of 60 kilonewton meter, ठीक है, at its base, okay, no problem. As isolated footing of 2/3 meter is provided below column, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फुटिंग एंड कॉलम कोइंसाइड्स, ठीक है भाई, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट भी है कि एक कॉलम या कॉलम जो अगर कंबाइंड हैं या ज़्यादा हैं उन सब का CG और फाउंडेशन का CG एक साथ मैच करना चाहिए, बिल्कुल वही बात इसने लिखी भी है. द नेट मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ सॉइल अंडर फुटिंग आर. देखो ये बेसिकली फुटिंग का क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन है बेसिकली रिलेटेड टू सूम में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लेक्चर 8 के थ्योरी में, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन बनाओ, उसके ऊपर एक मूवमेंट है और एक डायरेक्ट लोड है, तो हम पता कर सकते हैं ये एक साइड जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा कंप्रेसिव का, नीचे दूसरी साइड में नीचे की ओर होगा मूवमेंट का इफेक्ट, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, यहाँ कंप्रेसिव फोर्स कम हो जाएगा. तो इस वजह से ही मैं इस क्वेश्चन को कॉलम्स में ले रहा हूँ. तो फुटिंग में इतना ज़्यादा इसका बस नाम की वह है, बट कंसेप्ट यही है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है. तो P/A प्लस M/A इंटू वाई ये मैक्सिमम हो गया. मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा कि इसको हम माइनस करें, जैसे कि P/A माइनस M/I इंटू वाई, इससे हमको मिनिमम मिलेगा. अभी समस्या क्या है, इन्होंने जो मूवमेंट दिया है, आपने अगर ध्यान हो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो दो है, एक XX है एक YY है. इसने ये तो बोला नहीं कि मूवमेंट किसके अबाउट है यार, तो मेरे को बस ये लिख के दे दिया बेंडिंग ऑफ 60 किलोन्यूटन पर मीटर. अब मैं कैसे मानूँ किसके अबाउट है और ऑप्शंस दे दिए, तो मेरे को भाई ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा कि मैं पहले ट्रायल मारता हूँ कि ये XX पे है तो इसके अबाउट है, और अगर ये YY पे है तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस कम और इधर वाली साइड में कंप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा. उसी कंसेप्ट को देखो यार, मैंने यहाँ लगाया सिग्मा मैक्स, यहाँ क्या हो गया 450 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यहाँ पे 450 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6, ठीक है, प्लस M/I इंटू वाई, यहाँ आई क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्यूब बाई 12, जबकि यहाँ आई बदल जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब बाई 12. अब यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम कहाँ होगा सर, ये मूवमेंट इधर है, सॉरी, तो मूवमेंट का इधर मैक्सिमम ये 1 मीटर हो सकता है, यहाँ पे मूवमेंट से इधर ये 1.5 मीटर होगा. तो ये देखो 1.5 और यहाँ 1 रख के देख लिया, व्हाट आई गॉट 105, और इस टाइप के इस वाली सिचुएशन में 95. उसी तरीके से मिनिमम यहाँ मिल गया 45 और मैक्सिमम 55. तो आपको बात आ रही है समझ में. कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपको क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको इस टाइप की अप्रोच रखनी है कि हाँ भाई क्या होगा. ऐसे तो आप बोल लोगे कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मैक्सिमम वाला तो ऐसे तो यार 105 है सर, और उसके साथ जो मिनिमम आ रहा है दैट इज़ 45, दैट हैज़ टू बी ट्रू आंसर. मैं भी कहूँगा हाँ यार, बट हमारे को ऑप्शन देखने पड़ेंगे. अब यहाँ 95 55 यही मैच कर रहे हैं हमारे को गिवन सॉल्यूशन से, तो 95 55 यानी कि ऑप्शन ए जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. गेट 2004 का क्वेश्चन है और इसी को थोड़ा एडिट करके इन्होंने 2018 में भी दिया था. मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो क्या 2018 में इन्होंने गलती कर दी गेट वालों ने. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. An RC short column with 300 by 300 square cross section is made with M20 grade and 4 number of 20 mm diameter longitudinal bar Fe415 steel. It is under the action of concentric axial compressive load, ignoring the reduction in area of concrete due to steel bars. हमने अपन क्या निकालते थे, BD माइनस एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील, यही तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट होता था. बोलता है नहीं, आप इग्नोर कर दो उसके एरिया को. अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज ओके. इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हियर ओनली कंप्रेशन लोड इज मैंशनड एंड द इफेक्ट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी नॉट टू बी कंसिडर्ड. यानी कि एक्सेंट्रिसिटी को हमें छोड़ना पड़ेगा. अगर एक्सेंट्रिसिटी छोड़ूंगा तो यहाँ पे जो कंप्रेशन में हम 0.9 है उसको हटा देंगे, यानी कि वो 1 ले लेंगे. तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है अपने को. 0.45 की FCK 20 है, एरिया 300 है, ये हो गया एंड एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील. तो हमें क्या मिल रहा है 1201.28, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है ऑप्शन सी के. तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है. तो आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज देख के भी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो या SSC JE हो,
ये लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि आपको परेशान करें। हमारा आईएस कोड बोलता है कि मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करो, जो कि एल अनसपोर्टेड बाय 500 प्लस डी या जो भी बी है डिवाइडेड बाय 30 कर लो, इसके अकॉर्डिंग आप काम करो, है ना, या और 20 mm इतना तो लेना ही पड़ता है। इसी वजह से तो इसका 0.9 से मल्टीप्लाई करते थे। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है ये चीज़ अपने लेक्चर वीडियो के अंदर। सो इसी को तुमने देखा गेट 2018 में, इसी क्वेश्चन को उठा के इन्होंने चालाकी चलने की तो कोशिश की, बट बुरे हाल से फेल हो गए और फाइनली इनको दोनों रेंज के आंसर देने पड़े। मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे, क्या क्वेश्चन क्या था वो देखो। एन आरसीसी शॉर्ट कॉलम, एक्चुअली ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लैंग्वेज मैंने 2018 के उस क्वेश्चन से कॉपी की है, ठीक है। देखना लैंग्वेज देखो, एन आरसीसी शॉर्ट कॉलम विद लेटरल टाइज, ओके, ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 250 बाय 300 mm, ओके, is reinforced with 4 number of 16 mm diameter longitudinal bars. The grade of steel is Fe415 और M20, mix M20 है। Neglect the eccentricity effect, ने खुद बोल दिया है तुम एक्सेंट्रिसिटी को भूल जाओ। कंसिडरिंग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन, और ब्रैकेट में डाल दिया है IS 456 2000, द एक्शियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो खुद बोलते हैं कि तुम इसके अंदर एक्सेंट्रिसिटी भूल जाओ, एक्सेंट्रिसिटी भूल जाओ, तो आपका मेन फॉर्मूला ये, और अगर एक्सेंट्रिसिटी कंसिडर करनी होगी तो इसमें क्या होगा, 0.9 का मल्टीप्लायर होगा। तो फाइनली अब हम रखते हैं इसमें 0.45 FCK is 20, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज 215 to 300 माइनस एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील 0.75 Fe415 और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील जो भी है 16 mm की 4 बार्स। इसको सॉल्व करोगे तो 918 आया, 918, ठीक है। और आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि नहीं हम एक्सेंट्रिसिटी के साथ सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि इसने एक बेवकूफ़ी कर दी क्वेश्चन बनाने वाले ने। उसने बेवकूफ़ ने यहाँ पे ये लिख दिया IS 456 2000, और IS 456 की मैंने आपको बिल्कुल एक लाइन दिखाई हुई है जो साफ साफ कहती है कि आपको मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। और वो क्लॉज कौन सा है, 25.4, ये अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है इन द लेक्चर। सो वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट बाय मेंशनिंग वन थिंग, IS 456 2000, वहां पे हमें 0.9 का मल्टीप्लायर लगाना पड़ जाएगा और हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 817 मिलेगी। अब कई बच्चों ने इस तरीके से किया न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, और कईयों ने IS कोड को ध्यान में रख के किया। तो पहले इन्होंने क्या किया था, कोड वालों ने, मतलब गेट वालों ने, उन्होंने पहले एक आंसर दिया था। अब मेरे को ये याद नहीं पहले ये दिया था कि ये दिया था, इनमें से एक आंसर दिया था, और बाद में जब ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम है तो बच्चों ने रेज किया या तो तुम ये मत लिखो, तुमने क्या किया, दोनों लिख दिए। अब दोनों लिखोगे तो यार IS कोड को भारी माना जाएगा, इसी वजह से गेट वालों ने देखो दोनों रेंज के आंसर कंसिडर किए। 918 इस रेंज में आ गया और 817 इस रेंज में आ गया, तो वो दोनों बच्चों के ही आंसर करेक्ट माने गए थे। सो दीज आर द व्हाट दे वांट फ्रॉम यू गाइस टू लर्न। अब तुमको ये बात समझ में आ रही है, अगली बार इसको क्वेश्चन और चालाकी करनी है, कुछ परेशान करना है तुम्हें, तो वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है एक काम करो, मान लो कि कंक्रीट का जो मेन स्ट्रेस है आफ्टर फैक्टर वो 0.45 FCK नहीं है, अब से वो है 0.6 FCK। अब डिज़ाइन कर दो तुम हमारे लिए कॉलम फॉर नो एक्सेंट्रिसिटी इफेक्ट। तो क्या करोगे, यहाँ पे 0.6 FCK और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, और बिल्कुल बाकी सब सेम टू सेम, क्योंकि ये नहीं चेंज होगा, उसने कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो बाकी जो चीज़ है वो सेम रखो, जो बोली वो चेंज कर दो। तो एक्सेंट्रिसिटी का इफेक्ट लेना है या नहीं लेना है, इसको बिल्कुल क्लियरली लैंग्वेज पढ़ के अपने दिमाग से शांत होके चेक करना और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना। जनरली लोग पता है नंबर कहाँ लूज़ करते हैं, सब्जेक्ट सब पढ़ के जाते हैं बहुत, वो जल्दी भागते हैं, गलतियों में नंबर बहुत लूज होते हैं बच्चों के, वो नहीं करना है अपने को। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉलम ऑफ साइज दिस मच हैज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड इज ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड स्वे इन बोथ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 द मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी फॉर बोथ एक्सेसेस आर। देखो भाई
दोनों साइड से अगर इसने कर दिया है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी बी और डी, तो आप इनमें से किसी भी एक को बी चूज़ कर सकते हो, दूसरे को डी चूज़ कर सकते हो। एल अनसपोर्टेड इज़ 3000 बाय 500, 450 बाय 30 इज़ 21, और इसी को सॉल्व करोगे 26। ठीक है सर, आ गया। ये दोनों की दोनों 20 mm से बड़े हैं, तो आपको एक्सेंट्रिसिटी फॉर दोनों एक्सेसेस क्या हुई, वो हुई सर ऑप्शन बी 21 एंड 26। क्यों? क्योंकि दोनों 20 से बड़ी हैं। अगर को गलती से यहाँ पे सपोज करें 19 आ गया होता, गलती से मतलब कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन दे दी कि 19 था, तो 19 और 20 में क्या चूज़ करूँगा, क्योंकि मिनिमम 20 देनी है तो मैं 20 mm चूज़ करूँगा, तो उस केस में मेरा आंसर हो जाता 20 mm एंड 26 mm। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बी 26 एंड 21 mm। So these are the important question which I found worthy enough to be discussed in our lecture, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि ये लोग बिना एक्सेंट्रिसिटी के भी क्वेश्चन दे सकते हैं घुमा फिरा के। तो गाइज बाकी सब कुछ मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, मतलब लेक्चर देखो अच्छे से, कंसेप्ट समझ में आएगा, डिज़ाइन समझ में आएगा, और बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं कि लेटरल टाइज का डिस्टेंस कितना है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो आप अब बहुत आराम से कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्शियल लोड और बेंडिंग देखेंगे। तो बिफोर आई लीव, आई रिक्वेस्ट यू गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जब तक नेक्स्ट लेक्चर आता है रिवीजन करते रहो, अच्छे से रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।